नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज। खबर का टुकट के स्पेशल में आज आपको दिखाएंगे आखिर क्यों डर गया डॉन मुख्तार अंसारी। क्यों कह रहे हैं उसके करीबी कि उसकी जान को है खतरा। आगे दिखाएंगे आपको क्यों गर्मी के साथ ही बढ़ रही है दिल्ली में आग लगने की घटनाएं, और फ्रांस और भारत की दोस्ती ने चीन को कैसे दिया एक और हाई वोल्टेज झटका, और मोदी का पावर पंच कैसे पड़ेगा भारी, और AK-47 अंडर बुर्का क्या है पूरी कहानी देखिए। और 1 लाख रुपए किलो की सब्जी खाई है क्या। सबसे पहले देखिए डॉन का डर। डॉन यानी मुख्तार अंसारी, जो पंजाब की रोपड़ जेल से बाहर न आने के लिए रोजाना नए ढोंग नित नए प्रपंच रच रहा है। अब तक मुख्तार बीमारी का बहाना बनाकर पंजाब की जेल से बाहर नहीं आ रहा था, और अब नैनी जेल में बंद मुख्तार के गुर्गों ने नए पैतरे अपनाने शुरू कर दिए हैं। कभी मुख्तार के नाम पर बंदूक लहराने वाले अब कानूनी पेंच लगाकर मुख्तार का ट्रांसफर रोकने की कोशिश में जुटे हैं। आखिर नैनी जेल से क्यों डरा हुआ है मुख्तार, देखिए सबसे पहले। जिस बाहुबली से पूरा पूर्वांचल कांपता था, वो आज नैनी जेल से थर-थर कांप रहा है। जिस डॉन के नाम का सिक्का चलता था, वो डॉन आज बिल में छिपा है। मुख्तार अहमद अंसारी, ये नाम कभी खुद दहशत की दूसरी पहचान होता था, लेकिन आज मुख्तार की हालत यह है कि जब जब यूपी के नैनी जेल का नाम लिया जाता है, तब तब मुख्तार का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। रोपड़ से मुख्तार को यूपी की नैनी जेल लाने की कानूनी लड़ाई योगी सरकार ने जीत ली, लेकिन मुख्तार आखिरी दम तक ढूंढ कर रहा है, झूठ के किले गढ़ रहा है। और इसी प्रपंच में लेटेस्ट एंट्री है मुख्तार के साथी रहे अतुल रॉय की चिट्ठी। मुख्तार और अतुल रॉय का क्या रिश्ता है, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए वो चिट्ठी जो अतुल रॉय ने सीधे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को लिखी। इस चिट्ठी के आखिरी हिस्से में लिखा है कि अतुल रॉय को रास्ते से हटाने के लिए मुख्तार के गुर्गे किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसी वजह से मुख्तार अंसारी को नैनी जेल में शिफ्ट न किया जाए। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतुल राय ने CM योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर माफिया मुख्तार अंसारी से अपनी जान को खतरा बताया है, और ये गुजारिश की है कि यूपी लाकर मुख्तार अंसारी को नैनी जेल की बजाय किसी दूसरी जेल में रखा जाए। जबकि अतुल राय को मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी माना जाता है, और ये माना जाता है कि अतुल राय का राजनीतिक कैरियर चमकाने में मुख्तार अंसारी का बड़ा हाथ रहा है। मुख्तार अंसारी और अतुल रॉय के बीच कनेक्शन को लेकर क्या कहा जाता रहा है, क्या बातें उड़ती रही हैं, ये आपने जान लिया, लेकिन एक सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी है। सवाल ये कि आखिर नैनी जेल में मुख्तार को किसका डर है। इस सवाल का जवाब नैनी जेल के अंदर ही छिपा है। नैनी यानी उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल जेल, जहां न सिर्फ सिक्योरिटी चाक चौबंद है, बल्कि यूपी के कई बाहुबली और उसके खास शूटर भी इसी जेल में बंद है। नैनी जेल के कैदियों की फहरिस्त देखेंगे तो आप भी सच से रूबरू हो जाएंगे। पूर्व सांसद उमाकांत यादव, पूर्व सांसद कपिल मुनीक करवारिया, पूर्व मंत्री अंगद यादव, पूर्व विधायक उदयभान करवारिया, पूर्व MLC सूरजभान करवारिया, मुख्तार का शार्प शूटर रामू मल्ला, पश्चिमी यूपी का क्रिमिनल सागर मलिक, मुन्ना बजरंगी के कातिल सुनील राठी का भाई, ये सभी हाई प्रोफाइल नेता और शातिर अपराधी नैनी जेल के सलाखों में बंद हैं। लेकिन इन सब के साथ ही साथ इस जेल में उन 2 बाहुबलियों के शूटर भी बंद हैं, जिनसे मुख्तार की पुरानी रंजिश है, यानी धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह। माफिया मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह की जानी दुश्मनी जग जाहिर है। दोनों गिरोह के बीच कई बार कोयले और रेशम के कारोबार को लेकर आमने सामने फायरिंग भी हुई है, जिनमें कई लोगों की जानें भी गई हैं। और अगर बात प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल की करें तो इन गिरोहों से संबंधित तमाम शूटर इस जेल में बंद हैं, और शायद इसी वजह से मुख्तार अंसारी को नैनी सेंट्रल जेल में अपनी जान का डर सता रहा है, और वो इस जेल से भागा भागा फिर रहा है। तो क्या गैंगवॉर में जान जाने का खतरा बाहुबली मुख्तार के होश उड़ाए हुए? क्या मुख्तार को लग रहा है कि उसके गुनाहों का घड़ा नैनी जेल में जाकर फूट जाएगा? ऐसी आशंका मुख्तार के करीबियों की जुबान पर भी है, जो बार बार कह रहे हैं मुख्तार यूपी आया तो शायद जिंदा नहीं बच पाएगा।
स्टेट गवर्नमेंट सर्वोच्च न्यायालय में गई है कि उनको हमारे जेल में दिया जाए, और स्टेट गवर्नमेंट की याचिका पर सुनवाई के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को जेल शिफ्ट कर दिया जाए। अब किसी को लगता है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को कि मुख्तार को रोपड़ जेल से और बांदा जेल ट्रांसफर किया जाए, लेकिन इसको ये लोग ऐसे समझ रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के डेथ वारंट पे साइन कर दिया। अतुल राय जैसा करीबी ही जान को खतरे की घंटी बजा रहा है। नैनी जेल में जानी दुश्मनों के गुर्गों के जरिए खूनी रंजिश का चैप्टर दोबारा खुलने की आशंका है। तो क्या इन्हीं खतरों के चलते मुख्तार ने वो किया जिसे हर कोई कह रहा है, बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस कांड? यही है वो एम्बुलेंस जिसमें बैठकर मुख्तार अंसारी मोहाली कोर्ट में पेशी पर आया था, लेकिन इस एम्बुलेंस की नंबर प्लेट सबको सख्ते में डाल दिया। एम्बुलेंस का नंबर था UP 4180 7171 और इसी नंबर प्लेट से सवाल उठे, आखिर यूपी नंबर की एम्बुलेंस पंजाब में क्या कर रही थी? क्या मुख्तार के लिए खास तौर पर इस एम्बुलेंस को यूपी से लाया गया? इस एम्बुलेंस में ऐसा क्या खास था जो मुख्तार इसी एम्बुलेंस में बैठकर कोर्ट तक आया? इंसान के अंदर सबसे बड़ा डर जिंदगी खोने का होता है। अदालती हुक्म आ जाने के बावजूद मुख्तार को नैनी जेल से दूर रखने की कवायद कथित बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस इसी तरफ इशारा करती है कि सालों तक जमाने को दहशत में रखने वाले इस बाहुबली को अब मौत का डर सताने लगा है। टीम न्यूज़ नेशन। और दिल्ली जल रही। हम आपको समझाते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल दिल्ली की गर्मी और बढ़ते हुए फायर के मामले, इनका क्या है कनेक्शन, ये आपको समझाने जा रहे हैं अगली रिपोर्ट में। क्योंकि जैसे ही होली के बाद दिल्ली में गर्मी बढ़नी शुरू हुई, आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी। क्या है आपस में दोनों का कनेक्शन, देखिए। मौसम बदला, आग भड़की, शोले उठे दिल्ली दहली। आसमान में तमतमाते सूरज को देखकर दिल्ली वालों के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन गर्म मौसम सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि दिल्ली को भी जला रहा है। कैसे, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दिल्ली का फायर मीटर, जो बताएगा कैसे गर्मी बढ़ने के साथ दिल्ली में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। 19 मार्च को दिल्ली के टेम्परेचर मीटर 34 डिग्री पर पहुंचा था। उसी दिन वसंत कुंज में आग लगने से 17 झुग्गियां खाक हो गई। एक हफ्ते बाद 26 मार्च को दिल्ली का तापमान 32 से 34 के बीच बना रहा और इसी दिन ग्रेटर कैलाश में 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई, जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियों को जूझना पड़ा। 1 अप्रैल को दिल्ली में गर्मी 34 से 35 डिग्री के बीच रही और दिल्ली में आग लगने की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई। आखिर ऐसा क्या है कि गर्मी बढ़ने के साथ दिल्ली में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं? गर्मी बढ़ने के फैक्टर से आग लगने का क्या कनेक्शन होता है, जरा समझिए। हर साल गर्मियों में हमारी कॉल बढ़ती है। फरवरी से मार्च में ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। फरवरी में 30 से 35 आती थी, मार्च में करीब 70 हो गई और हम अभी करीब 100 कॉल पे टच कर गए। तो गर्मियों में रोजाना करीब अभी 100 है, अप्रैल में ये 120 हो जाएंगे और मई में 140 होती है। ये हर साल का कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। आमतौर पर दमकल विभाग फायर अलर्ट को अप्रैल के पहले हफ्ते से जून के आखिरी हफ्ते तक मानता था, लेकिन इस बार दिल्ली में गर्मी जल्दी आई। मार्च के आखिरी हफ्ते में ही 953 फायर कॉल आई, जो सीधी चेतावनी है कि अगर गर्मी तेज हुई तो दिल्ली के सुलगते शोलों की तस्वीरें लगातार सामने आती रहेंगी। दिल्ली फायर सर्विस को मिलने वाली आग की कॉल्स में दोगुना इजाफा हो गया, तो उसके बाद जो तमाम जो स्टाफ थे उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और उसके अलावा एक जो नया डेवलपमेंट है वो ये कि जो दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियां हैं उनका जो मेंटेनेंस है वो ऑन द साइट कर दिया गया है। उसके लिए बाकायदा एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इससे पहले यही गाड़ियाँ जब ब्रेक डाउन होता था, ख़राब होती थी, तो इनको ठीक होने में 2 से 3 दिन लगते थे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली। मोदी की स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी ने एक बार फिर देश के दुश्मनों को जोर का झटका बहुत जोर से दिया। जो किसी ने ना सोचा था वो मोदी ने कर दिखाया। पहले इंडियन ओशन से लेकर पैसिफिक ओशन तक चीन की घेरेबंदी के लिए 4 शक्तिशाली देशों का गठबंधन क्वाड खड़ा किया और अब क्वाड से जुड़ गई है यूरोप की वो पावर जिसके कंट्रोल में आसियान यानी दक्षिण एशिया में चीन के विरोधी हैं। क्या है मोदी का ये पावर पंच, देखिए।
क्वाड यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का वो गठबंधन जिसका मकसद है समंदर में शांति। इस चतुर्भुज चक्रव्यूह में अब हो गई है फ्रांस की एंट्री। भारत में हो रही क्वाड सदस्यों की नेवल एक्सरसाइज में इस बार फ्रांस को भी शामिल किया गया है। 5 से 7 अप्रैल तक फ्रांस की नेवी बंगाल की खाड़ी में इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बनेगी। क्वाड के साथ फ्रांस की इस दोस्ती के कई अहम मायने हैं, जिनमें सबसे बड़ा भारत और फ्रांस की दोस्ती का मजबूत होना। लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान इमरजेंसी प्रोसीजर के साथ राफेल की डिलीवरी के साथ फ्रांस ने साबित कर दिया कि दक्षिण एशिया में वो भारत को सबसे बड़ी ताकत मानता है और अब फ्रांस को क्वाड में शामिल कर भारत ने फ्रांस को संदेश दिया कि इंडो पैसिफिक में फ्रांस की मौजूदगी के लिए भारत भी तैयार है। यानी आने वाले वक्त में भारत और फ्रांस के बीच स्ट्रैटेजिक दोस्ती कई गुना आगे बढ़ेगी। चीन के लिए पावरफुल सिग्नल। चीन के लिए फ्रांस का क्वाड से जुड़ना एक बड़ा खतरा है और बंगाल की खाड़ी में फ्रांस की नेवी को लाकर भारत ने एक बार दोबारा साबित कर दिया क्वाड का एक ही टारगेट है, ड्रैगन की दादागिरी को रोकना। बात आसियान यानी दक्षिण चीन सागर के देशों की करें तो यहाँ फ्रांस की मौजूदगी पहले से रही है। दक्षिण चीन सागर में चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए फ्रांस ने वियतनाम और फिलीपींस के बीच नौसैनिक गश्त को अंजाम दिया था। दूसरी तरफ भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर ये बता दिया कि चीन के खिलाफ न सिर्फ फ्रांस बल्कि भारत भी आसियान देशों की पूरी मदद करेगा। फ्रांस की मौजूदगी डिप्लोमेसी का दम। भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती नजदीकी से भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फायदा होगा। ये समझने के लिए जरा दुनिया में फ्रांस की पहचान देखिए। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। वो लगातार काउंसिल में भारत को शामिल करने की हिमायत करता रहा है। साल 1989 से एफएटीएफ की अध्यक्षता फ्रांस के पास है। ये वही एफएटीएफ है जिसने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर इतने प्रतिबंध लगाए हैं कि हर 6 महीने में इमरान खान कर्ज लेने को मजबूर हो गए हैं। रूस से पारंपरिक रिश्ते रहे, अमेरिका से मोदी ने दोस्ती के तार मजबूत किए हैं। अब फ्रांस के साथ रिश्ते आगे बढ़ाकर मोदी हिंदुस्तान को नई दुनिया की मजबूत शक्ति बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। AK-47 अंडरमाई बुर्का, यही है कश्मीर में उस लेटेस्ट टेरर अटैक की कहानी जिसके टारगेट पर थे बीजेपी नेता अनवर खान। पिछले 3 दिन के अंदर यह दूसरा मौका है जब आतंकियों ने बीजेपी नेताओं को सीधा निशाना बनाया हो और इसी वजह से उठ रहा है बड़ा सवाल, क्या कश्मीर में फौज से हार चुके आतंकी अब कमलधारियों से अदावत ठान बैठे हैं? क्या कश्मीर में बहती राष्ट्रवाद की बयार अब एलओसी पार बैठी पाकिस्तानी फौज और उसके आतंकियों को हजम नहीं हो रही? देखिए कैसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक बीजेपी ने बढ़ाए अपना कदम और कैसे कमलधारियों के एक्शन से जल गए हैं देश के दुश्मन। कुछ इसी तरह कश्मीर की फिजा में एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। एक बार फिर जमहूरियत के मतवालों को आतंक के हैवानों ने निशाना बनाया और एक बार फिर साबित हो गया कश्मीर में नई अदावत है, क्लाशनिकोव वर्सेस कमल। श्रीनगर का अरीबाग, इस इलाके में है बीजेपी नेता अनवर खान का घर। गुरुवार सुबह अचानक अनवर खान के घर पर आतंकी हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक अनवर खान के घर पर हमला करने वाले आतंकियों ने बुर्के पहने हुए थे। घर का दरवाजा खटखटाने के बाद उन्होंने महिला की आवाज में जवाब भी दिया और जैसे ही अनवर के सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा खोला तो आतंकियों ने नॉन स्टॉप फायरिंग कर दी। इससे पहले भी 2018 में एक हमला मेरे पे हुआ था, उसमें भी 4 जो दहशतगर्द थे वो आए थे, उन्होंने हमला किया था। उस टाइम मेरा एक पीएसओ जख्मी हुआ था। आज ये दूसरी बार मेरे घर पे आके अंदर घुसे हैं, घर के अंदर घुसे हैं, जहाँ पे एक हमारा गेट पे जो पुलिस वाला था उसको शहीद कर दिया। पिछले 3 दिन के अंदर ये घाटी में बीजेपी नेताओं पर दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले सोपोर में बीजेपी नेता और डीडीसी चेयरपर्सन फरीदा खानम की मीटिंग के दौरान फायरिंग हुई थी, जिसमें एक एसपीओ और एक पार्षद की मौत हो गई थी। और अब श्रीनगर में अनवर खान को निशाना बनाया गया है। इस हमले में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई है। इन दोनों ही वारदातों के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा का हाथ है, जो साफ सबूत है कि घाटी में कमलधारियों की मौजूदगी पाकिस्तान को कबूल नहीं। कश्मीर से 370 हटने के बाद घाटी में बीजेपी का काडर तेजी से बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक अकेले कश्मीर में बीजेपी के 2.5 लाख कार्यकर्ता हैं। डीडीसी इलेक्शंस में बीजेपी को न सिर्फ कामयाबी मिली बल्कि बीजेपी की रणनीति के चलते गुपकार गुट को भी चुनाव में उतरने पर मजबूर होना पड़ा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसे दलों के मजबूत होने से पीडीपी और एनसी कमजोर हुई और बीजेपी के लिए ये भी राजनीतिक बढ़त मानी जाने लगी। किसने सोचा था कि कमल कमल बढ़ाए जाके नारे के साथ बीजेपी उस कश्मीर में भी पैठ बना लेगी जहां कभी कोई कमल का परचम थामने को राजी नहीं था
और राजनीति की इसी मुख्यधारा से कश्मीरियों का जुड़ना अब आतंक के इन दूतों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। टीम न्यूज़ नेशन। आपने ज्यादा से ज्यादा कितनी महंगी सब्जी खाई है? 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो या 150 रुपए किलो? लेकिन आज आपको दिखाते हैं बिहार के एक किसान ने उगाई 1 लाख रुपए किलो की सब्जी। आपने 100 रुपए किलो प्याज खाई, 100 रुपए किलो टमाटर का स्वाद चखा, 120 रुपए किलो तक की फूल गोभी भी खाई होगी। लेकिन क्या आपने 1 लाख रुपए किलो वाली सब्जी खाई है? चौंकी मत, सही सुना है आपने, 1 लाख रुपए किलो की सब्जी। जितने रुपए में इंसान एक बाइक खरीद सकता है, अपने सपनों का एक आईफोन ले सकता है, उतने में सिर्फ 1 किलो सब्जी। झटका लगना तो लाजमी था। बिहार के औरंगाबाद में ये वही लहलहाती हरी भरी सब्जी है जो दुनिया की महंगी सब्जियों में से एक है। अमरीश सिंह नाम के इस किसान ने 15,000 स्क्वायर फीट में इस सब्जी की खेती को शुरू किया। दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली इस सब्जी का नाम है हॉप शूट्स। आमतौर पर हॉप शूट्स का इस्तेमाल बियर में फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग हर्बल मेडिसिन और फिर सब्जी के तौर पर होने लगा। इस सब्जी की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 1,000 यूरो यानी 82,000 रुपए किलो है। महंगी होने के चलते इस सब्जी को ऑर्डर पर ही उगाया जाता है। ये हिमाचल से इसका सारा चीज़ मैंने लिया और वहीं पे इसकी बहुत बड़ी खेती होती है और इसका खरीदार जो है वो बहुत बड़ा जो है वो अमेरिका है। तो मुझे लगा कि सभी लोग जब कुछ नए तरह की चीज़ों को कर रहे हैं तो क्यों नहीं इस बार काफ़ी नयापन किया जाए, जो पूरे बिहार के पैमाने पर ही नहीं भारतवर्ष के पैमाने पर एक नया चीज़ हो। दाम भले लाख रुपए के करीब है, लेकिन फायदे करोड़ों से कम नहीं। हॉप शूट्स जितने कीमती हैं उतने फायदेमंद भी। हॉप शूट में ऐसे एसिड होते हैं जो मानव शरीर में कैंसर कोशिकाओं को मारने में प्रभावी माने जाते हैं। साथ ही टीबी के इलाज में ये सब्जी काफी कारगर है। अमरीश का एक ही सपना है, भारत में भी हॉप शूट की खेती बढ़े ताकि भारत में सब्जी के जरिए कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों का इलाज जन जन तक पहुंच सके। टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल। 24 घंटे में 2790 रिकॉर्ड केस। आपको बता दें अब तक 2000 के भीतर ही केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अब 24 घंटे में 2790 केस दर्ज हुए हैं। 9 लोगों की मौत है। दिल्ली में अगले आदेश तक स्कूल नहीं खुलेंगे। आपको बता दें अभी क्लासेस शुरू हो गई थी, लेकिन जो नया सेशन है उसमें कह दिया गया है 8वीं तक के बच्चों को नहीं स्कूल बुलाया जाएगा, यानी कि नए सेशन में भी 8th क्लास तक क्लासेस नहीं होंगी, ऑनलाइन शिक्षा ही होगी और जहां ये पॉसिबल नहीं है नहीं होगा। और आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बाबत आपात बैठक भी कल बुलाई है। तो सावधान रहें, 2 गज की दूरी और मास्क बेहद जरूरी। और खबर कट टू कट में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए देश की बहस, जिसमें आज आपने मुद्दा चुना है पाकिस्तान में मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं।